हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टॉपिक प्राइवेट कंपनी, चैप्टर नंबर 3। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर जो 3 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा निजी कंपनी और उसका अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो स्टूडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कंपनी है एक कृत्रिम व्यक्ति है, मीन्स कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का जो क्रिएशन होता है, जो कंपनी का निर्माण होता है वो कानून के द्वारा होता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। तो इसके अंतर्गत कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होगा जिसका पंजीयन वर्तमान में चल रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया, या इससे पूर्व जो कंपनी अधिनियम चलन में था यानी कंपनी अधिनियम 256 के अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो कंपनी मानी जाएगी। अब अगर हम बात करें तो कंपनी भी मुख्य रूप से दो प्रकार की जो हम देखें, सार्वजनिक कंपनी और एक निजी कंपनी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं निजी कंपनी के बारे में, मीन्स प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो सरल शब्दों में अगर हम देखें तो कंपनी कानून के द्वारा पंजीकृत कंपनी एक कंपनी कहलाती है। तो निजी कंपनी की अगर हम बात करें तो निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी मानी जाती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी नहीं कह सकते। निजी कंपनी की अगर हम बात करें सरल शब्दों में अगर हम देखें तो एक ऐसी कंपनी को हम निजी कंपनी मानेंगे जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख रुपये होनी चाहिए, यानी कम से कम उसकी पूंजी 1 लाख होनी चाहिए और या उससे अधिक हो सकती है। यानी निजी कंपनी की पूंजी क्षमता की हम बात करें तो कम से कम 1 लाख पूंजी उसकी प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम देखें, निजी कंपनी एक स्वतंत्र निजी कंपनी होती है जो कि अपने वित्त की व्यवस्था स्वयं अपने साधनों से करती है, यानी कंपनी की जो अंश पूंजी होती है उसमें निजी व्यक्ति स्वयं पैसा लगाते हैं, वह जनता को आमंत्रित नहीं करते हैं। यदि हम कंपनी की बात करें तो कंपनी की विशेषता ये होती है कि कंपनी की पूंजी अंशों में बटी होती है। अंश कंपनी के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं और इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो कंपनी की अंश पूंजी होती है और अंश पूंजी को खरीदने को क्रय करके ही जनता उसे पैसा लगाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं निजी कंपनी की, या निजी शब्द जुड़ा हुआ है तो हमें ध्यान देखना है कि निजी कंपनी की स्थिति में जनता कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती बच्चों? क्योंकि निजी कंपनी अपने अंश खरीदने की जनता को आमंत्रित नहीं करती है। इसलिए हम कहें तो निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपना परिवर्तन जारी नहीं करती है और जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। कहने का आशय यही है कि निजी कंपनी अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं अपने साधनों से करती है। अब नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम जो हमारा बना है 2013, इसकी धारा 2 सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो निजी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से लगाया गया है जिसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त निजी कंपनी के ऊपर अंतर्नियम लागू होते हैं जिसके अनुसार एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध लगाती है। इस कहने का मतलब है मीन्स कि प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर ट्रांसफर नहीं होते, वो अपने शेयर्स को ईजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रोहिबिटेड माना गया है कि अपने शेयर्स को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगी। इसी के साथ अगर हम देखें सदस्य संख्या यानी एक निजी कंपनी में सदस्य संख्या कम से कम 2 होती है, यानी एक निजी कंपनी चलाने के लिए कम से कम 2 सदस्य होनी चाहिए तथा 2 सदस्य तो होनी चाहिए तथा अधिकतम 200 तक अपनी संख्या को सीमित रख सकती है। तो इस तरह से सदस्य संख्या भी कंपनी की बताई गई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक निजी कंपनी में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जो हमने देखी हैं अभी, कि कम से कम प्रत्यक्ष पूंजी 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो। दूसरी बात, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। कहने का आशय यह है कि निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध लगाती है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। वास्तव में अंशों के हस्तांतरण का प्रतिबंध आशय यहाँ पर लगाया गया है कि एक निजी कंपनी अपने अंशों को सार्वजनिक कंपनी के अंशों की तरह स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण नहीं कर सकती, बल्कि हम कहें तो एक निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों में दी गई व्यवस्था
के अनुसार इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। कहने का आशय यही है, यदि एक निजी कंपनी का अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे विद्यमान अंशधारी जो निजी कंपनी जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो उन्हीं को उसका हस्तांतरण कर सकेगा, यानी विद्यमान अंशधारी को ही उसे अंशों का हस्तांतरण करना चाहिए। तो इस प्रकार अंशों के हस्तांतरण के प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो बच्चों क्या होगा, निजी कंपनी सदस्यों की जो उन्होंने 200 तक सीमित रखी है उसकी संख्या अधिक हो जाएगी और उसके कारण कई वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अतः निजी कंपनी अपने व्यवसाय को सीमित रखने के लिए अपने सदस्य को सीमित रखने के लिए 200 तक सदस्य संख्या रखना चाहती है, बनाना नहीं चाहती, तो इसलिए वो अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है और कोशिश करती है यदि कोई अंश अपने हस्तांतरण करना चाहता है तो निजी कंपनी में जिन्होंने अंश खरीद करके उन्हीं में से ही किसी सदस्य को अंश हस्तांतरित कर दिया जाए ताकि अन्य सदस्यों अंशधारियों की संख्या निजी कंपनी में ना बढ़ने पाए, 200 तक वो बनी रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक निजी कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, इसलिए वो प्रॉस्पेक्टस भी जारी नहीं करती है। प्रॉस्पेक्टस बच्चों कंपनी का एक प्रकटन होता है, स्टेटमेंट होता है जिसके अंतर्गत कंपनी का नाम, पता और कंपनी की पूंजी राशि, सदस्य संख्या, अंशों की संख्या, अंशों का मूल्य, अंश अंकित मूल्य पर इश्यू होंगे या प्रीमियम पर अंकित डिस्काउंट, जो भी इसमें कंडीशन है टर्म सभी इस पर जानकारी इस पर लिखी जाती है। जो भी व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाने का इच्छुक है वो कंपनी के विवरणों को देखकर उस संदर्भ में निर्णय ले सकता है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार अगर हमारे रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं तो जब हमारे सामने मेन्यू कार्ड आता है तो हमें उस मेन्यू कार्ड में देखिए अपने खाने का ऑर्डर देते हैं, ठीक उसी और निर्णय लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनी के क्या में विनियोग अंशधारी को करना है नहीं करना है या व्यक्ति पैसा लगाने का इच्छुक है या नहीं, और प्रवीणों को देखकर इस स्थिति का पता अपना निर्णय ले सकता है। लेकिन चूँकि निजी कंपनी जनता को आमंत्रित नहीं करती है और उसे सदस्य संख्या 200 तक सीमित होती है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी के साथ अगर हम देखें तो निजी कंपनी जब व्यवसाय का नाम रखती है तो निजी कंपनी में नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज़ किया जाता है, जो इसकी पहचान है कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है। और अगर हम देखें सार्वजनिक कंपनी की अगर बात करें तो सार्वजनिक कंपनी केवल अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। आज हम देश में देखें तो अनेक प्राइवेट कंपनियां देश में कार्य कर रही है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि वर्तमान में रिलायंस अपनी प्राइवेट कंपनी जो बड़ी तेज़ी से उभर रही है और अपने हर क्षेत्र में व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है, तो ये निजी कंपनी होती है। तो इस तरह से रेस्टोरेंट्स अगर हम देखें तो निजी कंपनी एक 200 व्यक्तियों तक सीमित एक निजी कंपनी सदस्य संख्या वाली कंपनी होती है जिसकी पूंजी 1 लाख रुपये तक तथा उससे अधिक पूंजी मानी गई है, तो जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। तो इस तरह से देखिए तो निजी कंपनी जो होती है एक कंपनी होती है जिसे अपने साथ प्राइवेट शब्द का उपयोग करना होता है तथा कंपनी के सीमा नियम अंतर नियमों को जो नियम दिए गए हैं उन सीमाओं में रहकर एक निजी कंपनी को कार्य करना होता है और उन सीमाओं में रहते हुए अपनी कंपनी का सफल संचालन करने का निरंतर कंपनी प्रयास करती है और आगे बढ़कर अपने व्यवसाय का सफल संचालन करती है। तो इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में निजी कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है और अपने देश के भावी विकास के लिए अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और कार्य में लगी हुई है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले के लेक्चर में हम निजी कंपनी के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि एक निजी कंपनी किस प्रकार सार्वजनिक कंपनी से भिन्न है और एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी प्राप्त है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैं अपना लेक्चर को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।